हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विधि के थर्ड यूज तीसरे उपयोग पर बात करेंगे। ठीक, जिसमें अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को अपन एक यूनिट से, इट मींस एक मात्रक पद्धति से अपन दूसरी मात्रक पद्धति, इट मींस सेकंड यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इट मींस जैसे यहां पर अपन लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं जैसे सपोज एमकेएस दे दिया तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, सीजीएस में। मैं सीजीएस को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एमकेएस में। इसी तरीके से अगर मुझे एफपीएस दे देंगे तो मैं सीजीएस को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एफपीएस में। ठीक, और एफपीएस को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, सीजीएस में। एफपीएस को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एमकेएस में। तो अपन यहां पे सीखेंगे कि किस तरीके से मैं एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि को एक यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकता हूं, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकता हूं, आसानी से बदल सकता हूं। लेकिन उससे पहले तो हम थोड़ी कुछ बातें करते हैं। आप सबको पता होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी आप लोगों के पास अगर भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास है, तो आप लोग उसको किस तरीके से लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू किस तरीके से लिखते हैं अपन लोग, यूनिट। मतलब संख्यात्मक मान इनटू मात्रक किसी भी भौतिक राशि को क्या करती है, व्यक्त करती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। मान लो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, x, तो इसका जो वैल्यू होगा किस तरीके से, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख दिया n और यूनिट को लिख दिया q। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू n u से रिप्रेजेंट करेंगे। n होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, और यूनिट होगा आप लोगों के पास मात्रक। आई बस में। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं आज से n into u से क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। अब आपको ध्यान से देखना, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि मैं यहां पर 1 kg लिखूं या फिर अगर मैं बात करूं तो 1000 ग्राम लिखूं, बात तो एक ही ना। या फिर अगर मैं यहां पर 1 मीटर लिखूं या फिर अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, 100 सेंटीमीटर लिखूं, बात तो एक ही। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि मैंने केजी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, और 1 मीटर इक्वल टू आपके पास है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 इक्वल टू आपके पास, इसको मैं बोल देता हूं n1, और ये यूनिट आपके पास कितना हो जाएगा, u1। ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, n2, ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, u2। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं, आप यहां से अपन देख नोटिस कर रहे हैं कि n1 u1 इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है, n2 u2। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो n3 u3। तो अब ये चाहे अब 1 मीटर लिखें या 100 सेंटीमीटर लिखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेंथ को, लंबाई को। तो मैं 1 मीटर लिखूं या फिर 100 सेंटीमीटर लिखूं, बात एक ही होगी आपके पास। तो ऐसी कंडीशन पर n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3। अगर ये सब एक, मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि n और u का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणा होगा, वो कांस्टेंट रखना है मुझे। इट मींस n u इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी एक नंबर। तो ऐसी कंडीशन पे मैंने मान लिया कि वो कांस्टेंट आप लोगों के पास क्या है, मैंने मान लिया कांस्टेंट आप लोगों के पास 1 है। वो कांस्टेंट आप लोगों के पास क्या है, वो कांस्टेंट आप लोगों के पास 1 है। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में u हो जाएगा। इट मींस अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मींस संख्यात्मक मान, और यूनिट, इट मींस मात्रक, हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इट मींस यूनिट जितना बड़ा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही छोटा होगा, यूनिट जितना छोटा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही क्या होगा, आप लोगों के पास बड़ा होगा। आप खुद देख लो यहाँ पे आपके पास 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब आप देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान छोटा है, क्यों, क्योंकि केजी वाला यूनिट बड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राम के रेस्पेक्ट में। अब देखो ग्राम वाला यूनिट छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान है, उसका जो वैल्यू है वो क्या आप लोगों के पास ज्यादा है। तो ये हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे अपन यूनिट जितना बड़ा होता जाएगा ना, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान उतना ही कम होता जाएगा, और यूनिट जितना छोटा होता जाएगा उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही क्या होता जाएगा, आप लोगों के पास बढ़ता जाएगा। आई नहीं आप सभी को बात समझ में, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि n और u का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन आती है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, nu इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आप लोग आई थिंक छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि जो मोमेंटम होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू m3 v3, अगर इस तरीके से चलता है, आप लोग इसको न्यूटन्स लॉ में पढ़ के आए होंगे, जिसमें आप लोग देखते हैं कि अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल अगर आपके पास 0 है, तो जो मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है, वो नियत हो जाता है। और आप इसको ऐसे लिखते हो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू m3 v3, और लास्ट में लिख देते हो mv इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं कि m और v का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप उसको चाहे m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू m3 v3 लिखो, या फिर डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, mv इक्वल टू कांस्टेंट। कोई चीज अपन ने यहां पे करी n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3, तो अपन उसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, nu इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया। आई बात समझ में आप सभी को? तो जो n और u का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा आप लोगों के पास, कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट नहीं है यहां तक? आगे चले। अब एक चीज और देखना आप लोग इसी चीज में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो देखना अब आप लोग। अब जैसे कि मैं अगर बात करता हूं फोर्स को लेके, फोर्स, अब फोर्स का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ये क्या हो जाता है, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको देख के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, m1 l1 अपॉन में t2, और t2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, t माइनस 2। ठीक है, ये तो आपने एमके सिस्टम देख के यूनिट दिखा है ना। मैं इसको बोल देता हूं कि जो ये डायमेंशनल फार्मूला बना, इसको मैंने बोल दिया u1। इधर देखना, इसको देख के डायमेंशनल फार्मूला लिखो, विमीय सूत्र लिखो इसको देख के। तो कैसे लिखोगे, ग्राम, ग्राम मतलब मास, मास का लोगे m, यहाँ पे ग्राम की पावर कितनी है, 1। सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, लेंथ का ले लिया l, पावर कितनी है, 1 ले लिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, t2, अपॉन में नहीं लिखते, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t माइनस 2। अब मैंने सीजीएस सिस्टम को देख के भी डायमेंशनल फार्मूला जो विमीय सूत्र लिखा वो भी कितना है, m1 l2 t माइनस 2, मैंने इसको बोल दिया u2। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, चाहे एमके सिस्टम में बात करो चाहे सीजीएस सिस्टम में बात करो, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, बहुत ध्यान से सुना, चाहे एमके सिस्टम में बात करो चाहे सीजीएस सिस्टम में बात करो, जब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का आप डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र लिखेंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर, एमके से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में जाने पर ओनली क्या चेंज होता है आप लोगों का, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान आपका बदलेगा, उसके डायमेंशनल फार्मूला, इट मींस विमीय सूत्र पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो एमके सिस्टम में होगा वही का वही कौन से सिस्टम में होगा आपके पास, सीजीएस सिस्टम में होगा। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, संख्यात्मक मान चेंज होगा, डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप देखो यहां पे भी m की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, t की पावर -2, जबकि यहाँ पे kg मीटर सेकंड है, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला दोनों का क्या है, इक्वल है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर कभी भी डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। ओनली क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको, ठीक है बेटा, चले आगे। अब देखना आप लोग, अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो अपन ने बेसिक नॉलेज ले ली थोड़ी बहुत। अब अपन को पता लग गया कि मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेरे पास x है, कोई भी भौतिक राशि x है, मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, n इंटू यू लिख सकता हूं। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे पावर हो, चाहे वर्क हो, चाहे एनर्जी हो, कोई सा भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो ओनली क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मींस संख्यात्मक मान।
वहां पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला द्विमीय सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने देखना अब मैं x इक्वल टू एन यू, और अभी अपन लिखते हैं कि एन यू इक्वल टू आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट होता है इसका मतलब यही तो हुआ कि n और u का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणा होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाऊंगा मैं हमेशा। तो आपके पास देखना जैसे आप यहां पे नोटिस करोगे तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब आपके पास यहां पे टोटल कितने वेरिएबल है, 4 में से आप हमेशा याद रखना कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा u1 और u2 ये हमेशा इक्वल होगा। ये भी अपन लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। अपन मान लेते हैं ये किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा, और इसको अपन कैसे लिखेंगे, m की पावर a l की पावर b t की पावर c, मान लेते हैं ऐसे लिखेंगे अपन, क्योंकि m l t तो आना ही है। अपन ने मान लिया m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c है, तो u1 और u2 हमेशा इक्वल रहेंगे। तो अब आपके पास बचा कौन, n1 और n2, और मैं तो पहली बात कर चुका हूं कि ओनली क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। अब आपको क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू दे देंगे। अब ये दोनों तो आपको पता लग गए, ठीक, और एक वैल्यू आपको दे दी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, n2। तो n2 की वैल्यू यहां से कितने की देखना आप लोग, n2 इक्वल टू n1, ठीक है ना, n2 इक्वल टू n1, और u2 को u1 के नीचे लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा u1 अपॉन में u2। आ गई बात समझ में आप सभी को, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं n1, और u1 को मैं लिखता हूं u1, तो u1 मतलब m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, अपॉन में नीचे u2 है तो m2 की पावर a, देखो यूनिट हमेशा सेम रहेगी a b c, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, देखना आप लोग, n2 इक्वल टू n1, इधर हो जाएगा आपके पास m1 अपॉन में m2 को साथ लिख लिया, m1 अपॉन में दोनों की पावर a है तो दोनों की पावर a कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से आपके पास हो जाएगा l1 अपॉन में l2 की पावर b, और इधर हो जाएगा t1 अपॉन में t2 की पावर c। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला बन गया, जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जब भी आप लोगों को एक यूनिट से, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में अगर आप जाते हैं, दूसरे सिस्टम में अगर आप जाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आप जाते हैं, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब आपको u1 u2 पता होगा, जो भी फिजिक्स, मान लीजिए फोर्स दे दिया, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 l1 t-2, तो आपको पता होगा इसका वैल्यू। अब बचा कौन, n1 और n2। अब एक वैल्यू आपको दे देंगे, सपोज n1 आपको दे दिया, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, n2। तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 u1 अपॉन में u2। फिर अपन इसको सॉल्व कर देंगे, u1 को वही m l t की, अब u1 इसलिए m1 l1 t1, a b c वही रहेगा a b c, नीचे u2 इसलिए m2 l2 t2, लेकिन पावर वही रहेगी, पावर पूरी यूनिट चेंज नहीं होगी, तो वही a b c। अब अपन ने mm को एक तरफ लिख दिया, ln को एक तरफ लिख दिया और tt को एक तरफ लिख दिया, तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ये अपने काम आएगा हमेशा। आई बस में नोट करो जल्दी से इसको। अब आप देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू इट्स सीजीएस सिस्टम। अभी बस मैं आपको एक 1 न्यूटन फोर्स दे दिया। अब जो ये न्यूटन होता है ना, नॉर्मली एक तरीके से आप लोगों के पास ये प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है जो मींस फोर्स की, ठीक ना, प्रायोगिक इकाई है बल की। अब ऐसा ही सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम इट मींस मैं बात करता हूं एम के सिस्टम में, ठीक है ना, फोर्स को जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो आप लोगों के पास क्या होती है, न्यूटन, ठीक। और सीजीएस सिस्टम में आप लोगों के पास ये क्या होती है, आप लोगों के पास डाइन। आ गई बात समझ में। तो फोर्स की प्रैक्टिकल यूनिट एसआई सिस्टम में इट मींस एमके सिस्टम में क्या होगी, न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है आप लोगों के पास डाइन। तो वो कह रहा है कि 1 न्यूटन फोर्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। इट मींस आपको यहां पे करना है 1 न्यूटन इक्वल टू, ठीक है ना, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने, डाइन। आई बात समझ। अब न्यूटन क्या है आपके पास, न्यूटन है फोर्स। अब अपन को पता है कि एम एल टी आता है,
इट मींस केजी मीटर और सेकंड चाहिए अपन को, लेकिन यहाँ पे तो न्यूटन है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे ये तो पता है ना ये फोर्स है, और फोर्स को कैसे लिख सकते हैं अपन, न्यूटन ना लिख के इसको केजी अपॉन में मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो प्रैक्टिकल यूनिट हो गई, लेकिन अपन को चाहिए फंडामेंटल में, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट की टर्म में चाहिए, मूलभूत इकाई में चाहिए, मूलभूत मात्रक के टर्म्स में चाहिए। इससे अपन इसको लिखते हैं केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितने। अब डाइन किसमें, सीजीएस में, और सीजीएस में आप सबको पता है केजी का मतलब क्या होता है ग्राम, मीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं। अब आप सबको पता है, देखो ये तो हो गया आपके पास n1, ये हो गया आपके पास u1, ये हो गया आपके पास n2, और ये हो गया आप लोगों के पास u2। अब देखो u1 और u2 की वैल्यू आपको गिवन है, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2। ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, m1 l1 और t ऊपर जाके t माइनस 2। अब आपको ध्यान से देखना, इधर वाला जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है, एमकेएस, और इधर वाला जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है आपके पास, सीजीएस। मतलब आपको एमकेएस से किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। आगे एक बात समझे, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, n2। तो n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा n1, और अब n1 तो u2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, देखो u2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u1 अपॉन में u2। अब आप हमेशा याद रखना, इसको लिख लो। अब ऊपर कौन है, u1, और u1 कौन सा सिस्टम है, एमकेएस, तो u1 यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, एमकेएस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, एमकेएस पद्धति को प्रदर्शित करेगा। और u2 कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, सीजीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में आप सभी को। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो कितना आ जाएगा n2 इक्वल टू n1, और u1 अपॉन में u2 को क्या लिख सकता हूं मैं, उसको लिख सकता हूं m1 अपॉन में m2 की पावर a, l1 अपॉन में l2 की पावर b, t1 अपॉन में t2 की पावर c। अब कंपेयर करो, वही mlt। अब देखो ये तो सेम रहेगा हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं, तो कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 1, और t इक्वल टू हो गया c इक्वल टू हो गया कितना, -2। तो ये देखो u1 और u2 की डायमेंशन सेम रहेगी हमेशा, तो वही 1 1 -2। तो यहाँ पे a की जगह 1, b की जगह 1, और c की जगह -2 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आप देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 1। अब आप बहुत ध्यान से देखना, m1 क्या है, m1 है आप लोगों के पास मास, m1 क्या है आप लोगों के पास, मास मतलब द्रव्यमान। कौन से सिस्टम में, u1 सिस्टम में, और u1 कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। बहुत ध्यान से सुना, m1 मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब m1 किसमें, u1 के साथ है, और u1 कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। मतलब m1 किसको व्यक्त कर रहा है, द्रव्यमान को, द्रव्यमान, और m1 कौन सा सिस्टम है, u1 के साथ, और u1 कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम। और आपको सबको पता होता है एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान मास को किससे लिखते हो, केजी से, अपॉन m2 ये रहा आपके पास किसके साथ है, u2 के साथ है, ठीक है ना। तो अगर ये u2 के साथ है, जो u2 कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ग्राम, और इन सब की पावर आप लोगों के पास कितनी है, 1। इसी तरीके से अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, L1 कौन सा, u1 के साथ, u1 कौन सा सिस्टम है, एमकेएस, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर, तो नीचे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है, 1। अब टाइम तो आप कोई से भी सिस्टम में लो सेकंड ही होता है, तो इधर भी सेकंड, इधर भी आपके पास सेकंड की पावर -2। आई बात समझ में आप सभी को। तो देखना हो आप लोग, देखो आप लोग इधर, ठीक है। तो यहां पर आप देखना, केजी अपॉन में ग्राम, मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, सेकंड अपॉन में सेकंड, तो सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस कितनी आएगी पावर आपके पास, 2 आ गई। आगे बस में अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, n2 इक्वल टू 1। केजी को क्या लिख सकता हूं मैं, केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और नीचे ग्राम पहले से की पावर 1। मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी आप लोगों के पास सेंटीमीटर है, और पावर कितनी है, 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल,
तो N2 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई, 1 इंटू 1000 इंटू 100 आया कि नहीं आया। तो N2 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई, 10⁵ आ गई। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि N2 की वैल्यू कहां पे रख दो, यहां पे रख दो। तो मुझे समझ में आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ कितना होता है आप लोगों के पास, टाइम होता है। आई नहीं बात समझ में, देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है बेटा। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखना, ये तो प्रोसेस है ही सही, ये कभी गलत नहीं होगा। अब एक और देखना, एक शॉर्ट ट्रिक से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ये तो आपको पता लग गया ना, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। जो न्यूटन है वो एसआई सिस्टम में प्रैक्टिकल यूनिट है, और जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम में प्रैक्टिकल यूनिट है। आगे बात समझे, चलो अब देखो आगे। अब आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, तो आप सबको पता होता है कि 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, देखना आप लोग। और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, न्यूटन मतलब वही केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखना 1 वैसा का वैसा, और केजी को मैं लिख देता हूं 1 केजी, 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मीटर को लिख देता हूं 1 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को वैसा का वैसा ही ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि सेकंड तो सारे सिस्टम में आता है, वैसा का वैसा आता, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आपके पास हो जाएगा 1। अब 1 केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम। ये हो गया 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर अपॉन में कितना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब नंबर को एक तरफ कर दो, यूनिट को एक तरफ कर दो, तो यहां पे देखना 1000 और 100 एक तरफ हो जाएगा, ये हो गया 1000 और 100, और ग्राम एक तरफ हो जाएगा, सेंटीमीटर एक तरफ हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 10⁵, ये हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। तो देखो आप लोग 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। एक ये शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के पास। आ रही बात समझ में, जल्दी से नोट करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, जबरदस्ती नहीं है कि वो एमके से सीजीएस में जाए, सीजीएस से एफपीएस में जाए, या एफपीएस से एमकेएस में आ जाए, तो जबरदस्ती नहीं है, वो अपना खुद का भी एक नया सिस्टम बना सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट इनटू ए न्यू सिस्टम। उसने एक नया सिस्टम बनाया अपना, और उस सिस्टम में क्या कह रहा है, इन विच यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। अब बहुत ध्यान से समझना, उसने क्या करा आपको, उसने आपको 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है, बदलना है किसी नई मात्रक पद्धति में, और उस नई मात्रक पद्धति में जो यूनिट ऑफ मास है, ठीक है ना, जो द्रव्यमान का मात्रक है वो कितना दे रखा है, 100 ग्राम, ठीक है ना। यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, और आप लोगों के पास यूनिट ऑफ टाइम मतलब समय का मात्रक कितना दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। तो इसमें कन्वर्ट करना है आपको किसको, 60 जूल पर मिनट को। तो वो बहुत ध्यान से देखना, पहले अपन इसको देखते हैं, 60 जूल पर मिनट। अब अपन को तो सेकंड मिनट तो होता ही है, जो भी होता है सेकंड होता है, और आप सबको पता होता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना, 60 जूल अपॉन में इसकी जगह 1 मिनट लिख सकता हूँ, 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ रहा है, और 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड। तो हो जाएगा 60 जूल अपॉन में 60 सेकंड, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक तरीके से क्या गया, 1 जूल अपॉन में सेकंड। अब जूल होता है वर्क, कार्य होता है। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि वर्क, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 जूल इंटू 1/सेकंड। अब देखो सेकंड तो फंडामेंटल में ही है, मूलभूत मात्रक है, इसको भी तो बदलना पड़ेगा मूलभूत मात्रक में, फंडामेंटल यूनिट में। तो क्या, अब जूल किसको रिप्रेजेंट करता है, जूल रिप्रेजेंट करता है वर्क को, और वर्क का यूनिट कितना होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और 1 अपॉन में सेकंड पहले से चल रहा है। तो आपके पास क्या बना, 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब बना। आगे बस में कैसे लिखा वर्ग का, ये पता है कि नहीं पता है आपको, देखो एक बार बता देता हूं। वर्ग कार्य बराबर होता है आपके पास फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, फोर्स का कितना होता है केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है मीटर, तो कितना हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये तो लिखा अपन ने केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो अभी अपन ने क्या करा, अभी अपन ने 60 जूल पर मिनट को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया किसमें 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब। हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है कि जो भी आपके पास यूनिट है, जो भी मात्रक है, उसको पूरा कंप्लीट करके सॉल्व करके किसमें लेके आना है, फंडामेंटल यूनिट्स में लेके आना है। मूलभूत मात्रक मतलब केजी मीटर और सेकंड में आपको लेके आना है कैसे भी करके। आगे बस आपको पता होनी चाहिए कि जूल, जूल किसका होता है, जूल एक तरीके से जो वर्क है, जो कार्य है, उसकी प्रायोगिक यूनिट है, ठीक ना, प्रैक्टिकल यूनिट है जूल। जैसे फोर्स की प्रैक्टिकल यूनिट क्या थी न्यूटन, ऐसी वर्क की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है आप लोगों के पास जूल। आगे बात सुनने, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखना हो आप लोग, और आपको ये याद रखना है 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब। तो देखना हो आप लोग, अब आपको पास दे दिया 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब, और ये तो आपके पास कौन सा सिस्टम है MKS, और इसको बदलना है कितना, कितना होगा किसमें न्यू सिस्टम में। अब न्यू सिस्टम, अब आपके पास ये क्या हो गया N1, ये क्या हो गया U1, ये हो गया N2, और ये हो गया आपके पास U2। हुआ कि नहीं हुआ। और आप सबको पता है कि U1 किसके इक्वल होगा, U2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला, मतलब इसका विमेय सूत्र इसका विमेय सूत्र बराबर होगा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा M1 L2 अपॉन में T3, T3 को ऊपर लेके आएंगे तो T माइनस 3, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला तो बन गया M1 L2 T माइनस 3। तो U1 U2 तो फिक्स हो गया। अब अपन को क्या चाहिए N2, ठीक है ना, N2 फाइंड आउट करना। N1 का वैल्यू कितना दे रखा है, N1 का वैल्यू दे रखा है आपको 1। लेकिन यहां पर एक टेंशन है, टेंशन क्या कि नए वाले सिस्टम में तो आपको पता है N1 इक्वल टू कितना है केजी। मैं लिख देता हूं इसको सबको साइड में, देखना आपको नए वाले सिस्टम में MK सिस्टम में, इधर MKS है, देखो MK सिस्टम, और इधर है आप लोगों के पास न्यू सिस्टम जिसमें आपको बदलना है। अब नए सिस्टम में जो मास है, द्रव्यमान है, उसको किस में दे रखा है केजी में। इट मींस M1 इक्वल टू दे रखा है केजी, जबकि न्यू सिस्टम में M2 इक्वल टू कितना दे रखा है यूनिट ऑफ मास, मास का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम, तो ये तो हो गया 100 ग्राम। फिर यहाँ पे आप लोगों के पास L2 किस में दे रखा है मीटर में, देखो मीटर में, सॉरी L1, तो यहाँ पर L2 कितना दे रखा है, L2 आप लोगों को दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे T1 किसमें, टाइम किसमें दे रखा है सेकंड में, MK सिस्टम में देख लो, जबकि न्यू सिस्टम में टाइम किसमें दे रखा है मिनट में, तो T2 इक्वल टू हो गया आप लोगों के पास 1 मिनट। यह आपको अच्छे से याद रखना है, M1 केजी में, L1 मीटर में, T1 सेकंड में, M2 100 ग्राम, L2 100 सेंटीमीटर और T2 1 मिनट। आगे बस में वैल्यू पुट करें हम अपन, तो देखना आप लोग, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा N2 कैलकुलेट करना है आपको, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 अपॉन में U2, तो U1 अपॉन में U2 नीचे आ जाएगा। U1 कौन सा सिस्टम है MK सिस्टम है, और U2 कौन सा सिस्टम, कोई भी न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में जिसमें आपको बदलना है। हमेशा याद रखना जिस सिस्टम में आपको बदलना है ना, अब आपको न्यू सिस्टम में बदलना है, MKS को बदलना है किसमें न्यू सिस्टम में, और जिस सिस्टम में बदलते हो वो हमेशा देखो नीचे आएगा आपके पास। MKS को बदलना है किसमें न्यू सिस्टम में, तो न्यू सिस्टम हमेशा नीचे आएगा। आगे बात समझ में, अपन इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा N2 इक्वल टू N1, बहुत ध्यान से देखना, M1 अपॉन में M2 की पावर A
L1 अपॉन में L2 की पावर b, T1 अपॉन में T2 की पावर c। अब इसको कंपेयर कर दो उससे, तो यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यहाँ पे m1 अपॉन में m2 की पावर कितनी है a। अब फिक्स है कि डायमेंशन हमेशा सेम होगी, विमा हमेशा समान होगी u1 into v, तो a बराबर हो जाएगा 1, t बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा -3। आई बात समझ में? आगे चलते हैं अपन। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 की वैल्यू कितनी है 1। अब आपको ध्यान से देखना, m1 ऊपर कौन सा सिस्टम था mks, और mks में m1 को किससे लिखते हो kg से, और m2 की वैल्यू कितनी थी याद करो 100 ग्राम की पावर 1। L1 कितना मीटर और L2 कितना हो जाएगा याद करो, अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे L2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये पावर हो गई 2। यहाँ पे T1 कितना था सेकंड में, जबकि T2 कितना था 1 मिनट, ये होगी -3। आगे बात समझ में आप सभी को? चलो अब आप देखना अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। kg को क्या लिख सकता हूं मैं, kg को लिख सकता हूं 1000 ग्राम, अपॉन में पहले से ही क्या है 100 ग्राम की पावर 1। मीटर को क्या लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, नीचे भी पहले से ही क्या है अपने पास 100 सेंटीमीटर की पावर 2। सेकंड को सेकंड ही रहने दो, और मिनट को क्या लिख सकता हूं, मिनट को लिख सकता हूं 60 सेकंड की पावर -3। ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, और ये से 2 जीरो चले गए। तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा n2 इक्वल टू 1 into 10, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपके पास बचा 1 अपॉन में 60 की पावर -3 बचा, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो n2 इक्वल हो जाएगा 1 into 60 into 1, और ये हो जाएगा 60 की पावर +3, ठीक है ना, +3 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास n2 इक्वल टू कितना जाएगा 10 into 60 into 60 into 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो कितना जाएगा, ये तो जाएगा आप लोगों के पास 36, और फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 36 का 6, और फिर हो जाएगा 3 18 और 3 21, तो हो जाएगा 216, और कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा n2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई बस में। तो इस तरीके से अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, एक बार में फिक्स से समझ में नहीं आएगा, आपको ये एक दो बार देखेंगे, और जब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आई बात समझ में बेटा आपको? देखो इसको एक बार जल्दी से।